जय हिंद। तो आपका स्वागत है हमारे मिशन यूनिवर्सिटी चैनल पे। कुछ दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, थोड़ा व्यस्त थे। चलिए अब रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर आएंगी वीडियोस आपके पास और आपका एंट्रेंस करवाएंगे अच्छे से। तो चलिए, हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था सेमीकंडक्टर पूरा, और उससे पहले एक और चैप्टर कवर किया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली होती क्या हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं। उन्हीं के द्वारा जो वेव्स बनती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से निकली, क्या निकली, इसका आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं, मेन टॉपिक की बात करते हैं, समय कम है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया किसने रखा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया हमको बताया था मैक्सवेल साहब ने। इन्हीं की वजह से पूरी फिजिक्स, मतलब पूरी तो नहीं बोल सकते, इन्हीं की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चला। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको एलसी ऑसिलेशन से ही पता चल गई थी। एलसी ऑसिलेशन या एलसी सर्किट जो हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। यहाँ पे सबसे पहला लॉ है हमारे पास, यहाँ पे लॉ रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से। एक है हमारे पास गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ में क्या कहता है, जो फ्लक्स पास करेगा एक किसी भी क्लोज सरफेस से, मान लीजिए कोई हमारे पास सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो हमसे पूछा जाएगा कि इस सरफेस के अंदर से हमारे पास से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यानी कितनी मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल्स टू क्यू इन क्लोज, सॉरी, फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमारे पास गॉस लॉ कहता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज ऑन इट। यानी उस सरफेस पे जितना भी चार्ज होगा उसका 1 by एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और हमारे पास यहाँ पे गॉस लॉ क्या कहता है कि, और उससे हम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है ई इंटू ए। उसको ही यहाँ पे उठा के हमने रख दिया। अब हम एक छोटे से पार्ट के लिए यहाँ पे निकालते हैं फ्लक्स, फिर पूरे के निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो वहीं यहाँ पे लिख दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये लाइन इंटीग्रल होता है ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। आइए दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। दूसरा लॉ हमारे पास है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस ने अपना कैसे लॉ दिया, तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे ये एक हमारे पास क्लोज सरफेस है कोई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता होगा कि नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो होगा, अगर क्लोज सरफेस से अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा भी किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, ये था। और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वहाँ पर फार्मूला होता है इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फ्लक्स ही नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनने की कोई बात ही नहीं होगी। ठीक, आइए तीसरे लॉ के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ हमारे यहाँ पास कहता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स gives electric field, और
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बातें याद रखिएगा, ज़रूरी बहुत है, क्योंकि आगे इन्हीं पे बात होगी, चर्चा होगी। तो ये है हमारा, ये है फार्मूला यहाँ पे। फैराडे लॉ क्या कहता है, अगर फैराडे लॉ कहता है कि किसी भी मान लीजिए सरफेस है, तो अगर हम यहाँ से, ये हमारे पास कांस्टेंट थी, ये हमारे पास कांस्टेंट थी, ये ना चेंज हो रही थी टाइम के साथ, ना कुछ, ना घट रही थी, बढ़ रही थी, ये भी हमारे पास कांस्टेंट थी, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो समय के साथ बढ़ रही हैं, समय के साथ बढ़ रही हैं, घट रही हैं, हमें नहीं पता पर यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हमारे पास, यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहीं पे फैराडे लॉ हमारे पास कहता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अगर यहाँ से हमारी जो लाइंस हैं वो हमेशा बदल नहीं, यानी मान लो पहले 5 गई, समय के साथ पहले सेकंड पे हमारे पास 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे गई, फिर दूसरे सेकंड पे हमारे पास 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, तीसरे सेकंड के बाद हमारे पास 15 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस नहीं है पहली बात, क्योंकि क्लोज सरफेस के थ्रू हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो मैग्नेटिक फ्लक्स था तो जीरो था, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात नहीं की जा रही है। तो हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके देती है। तो लाइन इंटीग्रल करेंगे यहाँ पे सरफेस का, जहाँ से भी निकालना होगा, तो हमारे पास आता है ई डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये डी फाइव बी जो हमारा है यहाँ पे, ये हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा क्यू इन, ये जो है यहाँ पे हमारा क्यू इन मतलब इनसाइड और चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड अ सरफेस, सरफेस के अंदर हमारे पास कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसी को बोलते हैं वहाँ पे क्यू इन, ठीक है। तो फॉर्मूले याद रखिएगा, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है, आगे चल के आपको काम देंगे। आइए बात करते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ हमारे पास क्या था कि अगर कहीं पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो किसी भी सरफेस के थ्रू या कहीं भी तो हमारा फार्मूला वहाँ पे एम्पियर्स लॉ हमारे पास कहता है कि बी लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई है हमारे पास, म्यू क्या होता है, ये हमारा होता है परमेबिलिटी ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये होता हमारा पास करंट होता है। फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आया था, डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया कहाँ से आया, किसने दिया और क्या क्या उसमें, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या कैसे क्या हुआ, आइए बात करते हैं। हमारे ख्याल से आप लोगों ने इसको आप लोग ये पढ़ चुके होंगे पहले, तो आपको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ रही होगी और ज़्यादा कुछ ज़रूरत होगी नहीं। आप लोग को ये पता होगा कि अगर एक कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिलती है। ये कैसे पता चला था, एक्सपेरिमेंट करके, एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किया था, तब हमें पता चला था कि अगर कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास राइट हैंड थंब रूल लगा के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, यानी इसके आसपास जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसी बन के आएगी, सर्कुलर। किस डायरेक्शन में, अगर हमको डायरेक्शन निकालनी होती तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड
थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में जब रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो कर्ल फिंगर होंगी, कर्ल फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बन के आएंगी वो सर्कुलर बन के आएंगी, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया कैसे प्रपोज किया गया था, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ई डी फाई बी बाई डी टी, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी बाई डी टी, ठीक। डी फाई बी डी टी। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लिए थे, ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये हमारी की है। और आपको पता होगा कि कैपेसिटर्स में क्या होता है, कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया हमारे पास मैक्सवेल ने रखा था। मैक्सवेल ने कहा था कि नॉट ओनली करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, but changing magnetic field or flux, sorry, but changing electric field or flux produces magnetic field। ये हमारा मैक्सवेल ने कहा था कि सिर्फ करंट ही नहीं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा एक प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये हमारी बैटरी है 20 वोल्ट की, और हमारे पास एक करंट का फार्मूला होता है I इक्वल्स टू, एक करंट का फार्मूला होता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो इज आल्सो नोन एज करंट। तो अभी स्विच ओपन है, ये हमारा कैपेसिटर जो है कोई चार्ज कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। जैसे ही हमारे यहाँ पे स्विच क्लोज किया जाएगा तो यहाँ से करंट बहना चालू होगा, करंट भी चालू होगा और चार्ज भी बहेगा। करंट हमारा कितना जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, इधर जाएगा इधर जाएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यानी प्लस क्यू आएगा, एक प्लेट पे प्लस क्यू, एक प्लेट पे माइनस क्यू, तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा। फिर एम्पियर ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ जब हम लोगों ने निडल रखी यहाँ पे तो ये डिफ्लेक्ट हुई। क्यों डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमेशा अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब यहाँ पे निडल रखी तो डिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बना के एक्स पॉइंट की, एक्स मान लेते हैं इस पॉइंट को, यहाँ का इन्होंने जब वो निकाला मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पियर का फार्मूला हमारे पास क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक। ये हमारा फार्मूला था एम्पियर का। तो एक्स पॉइंट पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये हमारी एक्स पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई थी। अब आपको पता है कि कैपेसिटर्स के बीच में कुछ भी नहीं फ्लो करता है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड, ना कुछ करंट कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पे एक वाई पॉइंट कंसीडर किया और इस वाई पॉइंट की हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड निकाली, कितनी है। तो वाई पॉइंट पे साफ बात है, जब अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं निकलेगा, यानी हमारे पास
B डॉट डी एल जो हमारा आएगा वो 0 आएगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो हमारी 0 आएगी। पर जब वही नीडल उठा के यहाँ पे रखी गई तब वो डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट हुई जो हम क्या बताती है, बताती है कि यहाँ अंदर भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर है, जिसकी वजह से हमारी कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हुई। तब मैक्सवेल ने यहाँ पे प्रपोज किया, कहा कि नॉट ओनली करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, अगर चार्ज मूवमेंट कर रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी। यहाँ से प्लस क्यू चार्ज जाके वहाँ पे माइनस क्यू बन रहा है, प्लस क्यू चार्ज जाके वहाँ पे माइनस क्यू बन रहा है, और ये हमारा वाई पॉइंट है। तो यह इसी आइडिया पर हम लोग को पता है कि कैपेसिटर्स के बीच में ना कोई चार्ज ना कोई करंट कुछ नहीं फ्लो करता है। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं फ्लो करता तो मैक्सवेल ने यहाँ पे जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुई थी उस करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। वहीं से हम लोग को आइडिया प्रपोज हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट का। यानी यहाँ पे ये जो करंट था ये हमारा हो गया था कंडक्टेंस करंट, यानी आई कंडक्टेंस करंट हमारा था dQ/dt। और आपको पता है कि कैपेसिटर पे का चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू CV1 - e⁻ t/RC। ये हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो हमने कंडक्टेंस करंट यहाँ पे जब निकालना चाहा तो IC हमारा हो गया dQ/dt होता है, यानी dQ की जगह पे हम रखेंगे CV1 - e⁻t/RC/dt। इसको इंटीग्रेट किया सब किया तो हमारे पास फार्मूला निकल के आया कंडक्टेंस करंट का V/R e⁻t−RC। ये हमारा कंडक्टेंस करंट का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा हो गया कंडक्टेंस करंट। आइए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के फार्मूला। ये कहाँ से फार्मूला हमारा आया उसकी भी बात कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूले ही इसमें याद करने हैं और कुछ नहीं। बाकी तो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ ही लिया होगा इसको अच्छे से, अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो। ये हमारा कंडक्टेंस करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। फिगर बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ID। कंडक्टेंस करंट जनरेट होता था जब हम लोग स्विच क्लोज करते थे, तब हमको कंडक्टेंस करंट मिलता था। डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट्स व्हेन देयर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स। तो यहाँ से हमारे पास IC निकल के आया था V/R e⁻t−RC। ये हमारा था कंडक्टेंस करंट, और ID हमारा निकल के आया था d∅e/dt। ये है हमारा यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये d∅e/dt क्यों लिखा गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, सॉरी, क्योंकि लिखा हुआ जनरेट्स व्हेन देयर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा है। ये परमिटिव एक एप्सिलॉन नॉट लगाया गया है क्योंकि ये परमिटिविटी फ्री स्पेस है। यहाँ पे बात करते हैं, एक मॉडिफिकेशन हुआ एम्पियर्स लॉ में, क्योंकि एम्पियर्स लॉ हमारा वहाँ पे फेल हो गया था, क्योंकि एम्पियर्स लॉ ने ये नहीं बताया था कि ये जो कैपेसिटर्स के बीच में जो हमारे पास
नीडल जब रखी गई थी तो ये डिफ्लेक्ट क्यों की गई थी? एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, एम्पियर्स लॉ हमारा होता है B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो ये यहीं तक वैलिड था कि चार्ज यहाँ, करंट यहाँ तक फ्लो करता, तो यहाँ हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक वो निकाल ली थी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। पर अंदर एम्पियर्स लॉ हमारा कह रहा था कि अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी दोनों यहाँ पे जीरो हैं। पर जब नीडल अंदर रखी गई तब हमने देखा कि वो डिफ्लेक्ट कर रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे एम्पियर्स लॉ जो हमारा था वो फेल कर रहा था। तो वहीं पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की मैक्सवेल ने, और उन्होंने कहा, उन्होंने एक लॉ बना दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ का फॉर्मूला है इंटीग्रल B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID। ये हमारा फार्मूला बन के आ गया है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद। IC हमारा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये है हमारा, सॉरी, ID हमारा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, और IC हमारा यहाँ पे कंडक्टेंस करंट। तो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, एक फार्मूला ये भी ये है असली वाला, म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d∅E/dt। हर जगह फार्मूला यही यूज़ किया जाएगा, आपके एंट्रेंस में भी इसी से सवाल आएगा। तो ये हमारा मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। अब इसके बाद में अब बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए इसको यहीं पे विराम देते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।